So, good evening, all of you. Welcome to this special session brought to you by Rajendra Law Academy. In today's session, I am going to discuss about the Waqf Amendment Act, which was brought into the year 2025. In 2025, it amended the Waqf Act of 1995. We will see what changes the new law uh, has brought in the new act and what the Supreme Court has held in its judgment, although it is an not full-fledged judgment, तो अभी तो पूरी judgment आनी बाकी है. But let's see that कि सुप्रीम कोर्ट ने किन किन सेक्शंस को जो है ओवर रूल किया और किन को अपहेल्ड किया है. तो हमें पहले वक्फ को समझना पड़ेगा कि वक्फ क्या है, उसकी पुरानी जो हिस्ट्री ट्रैक करनी पड़ेगी. देन वी विल मूव टू द करंट. ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, देन योर दिस टॉपिक विल बी ओवर. देन यू जस्ट नीड्स टू मेमोराइज फ्यू फैक्ट्स. ठीक है, बट पहले समझते हैं कि व्हाट इज वक्फ. देखो प्यारे बच्चों, व्हाट इज अ वक्फ प्रॉपर्टी. वक्फ प्रॉपर्टी क्या है? तो इस्लामिक लॉ में, मुस्लिम लॉ में वक्फ मतलब देखो, हम ना एक प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकते हैं किसी पर्सन को, है ना. एक होता है कि हमें प्रॉपर्टी को इंटरवाइवोस ट्रांसफर किया, मतलब बिटवीन द टू लिविंग पर्संस. तो इंटरवाइवोस कैसे दे सकते हैं? देखो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी, इंटरवाइवोस वर्ड यूज होता है. क्या यूज होता है? इंटरवाइवोस. इंटरवाइवोस का मतलब होता है द ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्संस. ठीक है, तो इंटरवाइवोस तो हो सकता है कि मैं आपको प्रॉपर्टी बेच दूं, सेल डीड हो जाए, आप परचेजर हो, मैं सेलर हूं. एक होता है कि मैं आपको क्या कर दूं, गिफ्ट कर दूं, ये भी तो हो सकता है. एक हो सकता है कि मैं एक होता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है. आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, तो जीते जी जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो गिफ्ट होती है, वो प्यारे बच्चों सेल हो सकती है. एंड जो आफ्टर डेथ जो ट्रांसफर हो सकती है वो सक्सेशन होता है. क्या होता है वो? सक्सेशन. अब सक्सेशन भी दो प्रकार का होता है. सक्सेशन भी दो प्रकार का होता है. एक इंटरस्टेट होता है, इंटरस्टेट. ठीक है, एक होता है इंटरस्टेट, INTESTATE, इंटरस्टेट सक्सेशन. ठीक है, इंटरस्टेट सक्सेशन मींस कोई विल नहीं बनाई, कोई वसीयत नहीं बनाई. अगर वसीयत नहीं बनाई है तो फिर हाँ, अगर अगर जैसे अब ये डिपेंड करता है कि किस रिलीजन का वो पर्सन है. अगर वो हिंदू है तो उसके ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई होगा. क्या होगा? हिंदू सक्सेशन एक्ट. अगर उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, और उसने अपने जीते जी वो प्रॉपर्टी किसी को नहीं दी, अब वो बंदा मर गया है, तो उसकी प्रॉपर्टी अब सक्सीड हो जाएगी. ठीक है, वो इनहेरिट कर लेंगे जो उसके लीगल एयर्स हैं. तो जो उसके लीगल एयर्स होंगे, उत्तराधिकारी, वो क्या करेंगे, उसको इनहेरिट कर लेंगे. बट अब उसके तो 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे, तो किसको कितनी मिलेगी? उसकी पत्नी को कितनी मिलेगी? उसके मदर को कितनी मिलेगी? हमें क्या पता, वो तो बता के नहीं गया. तो नहीं बता के गया तो हम किसकी हेल्प लेंगे? हिंदू सक्सेशन एक्ट. हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है शेयर्स जो है वो डिटरमिन करता है, ये लॉ डिटरमिन करता है. ठीक है, लीगल एयर क्लास 1, लीगल एयर क्लास 2, लीगल एयर क्लास 3. वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है कि सर वो कैसे प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है. आई एम जस्ट टेलिंग यू डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिवॉल्विंग द प्रॉपर्टी. एक तो है कि मरने के उपरांत एक तरीका क्या है, इंटरस्टेट सक्सेशन. एक है प्यारे बच्चों जिसको हम बोलते हैं टेस्टामेंट्री. क्या बोलते हैं? टेस्टामेंट्री सक्सेशन. टेस्टामेंट्री सक्सेशन का मतलब होता है कि उस बंदे ने विल बना दी. क्या बना दी? विल बना दी, वसीयत बना दी. और वसीयत जो है मैंने जीते जी बनाई, किसी बंदे ने जीते जी बनाई है, बट वो विल जीते जी इफेक्ट में नहीं आएगी. वो वसीयत कब इफेक्ट में आएगी? जब वो बंदा मर जाएगा. उसने वसीयत में ये बात लिखी होगी कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी इसको दी जाए. अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, इंटरस्टेट सक्सेशन और टेस्टामेंट्री सक्सेशन में? फर्क ये होता है कि टेस्टामेंट्री सक्सेशन में वो बता जाता है कि मेरी संपत्ति जो है ये मेरे इस बेटे को मिले, बाकी किसी को कुछ ना मिले. तो फिर अगर उसने टेस्टामेंट्री सक्सेशन कर दिया तो फिर ये हिंदू सक्सेशन एक्ट जो लॉ कहता है कि सब बच्चों को बराबर का हिस्सा मिलेगा, तो ये नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि उसने अपनी इच्छा, अपनी विल वो पहले जता दी है कि मेरी प्रॉपर्टी किसको मिलनी चाहिए, इसको मिलनी चाहिए. भाई जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी विश के अकॉर्डिंग ही तो दोगे ना. ये तब लगता है कि जब वो कुछ बता के हमें नहीं गया. तो नहीं बता के गया तो हम लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं. फिर बच्चों को बराबर का हिस्सा, वाइफ को कितना मिलना है, पत्नी को वो मदर को कितना मिलना है, ये सब चीजें लॉ डिसाइड करता है. बट जब उसने टेस्टामेंट्री सक्सेशन कर दी, उसने बता दिया कि कैसे जाएगा. अब ये सक्सेशन मुस्लिम लॉ में भी लगता है, ऑल्दो वो हिंदू सक्सेशन एक्ट से गवर्न नहीं होता है, वो मुस्लिम लॉ से गवर्न होता है. मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वो हमें बताता है कि जो है ये प्रॉपर्टी जो है
किसको किसको मिलेगी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल, डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द, वहां पर हम मुस्लिम लॉ में देखेंगे कि ये डॉक्ट्रिन होते हैं सक्सेशन के अंदर। तो हिंदूज के अंदर भी सक्सेशन होता है, मुस्लिम्स के अंदर भी सक्सेशन लॉ लगता है, और इवन यू टॉक अबाउट क्रिश्चियंस, पारसी, सब में ये होता है, ठीक है। अब ये हो गया भी प्रॉपर्टी देने का तरीके। एक यूनिक तरीका है प्रॉपर्टी देने का, जो जिसको हम बोलते हैं वक्फ। क्या बोलते हैं? वक्फ। ये यूनिक है। यूनिक कैसे? ये बंदा बीते जी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, ट्रांसफर कर रहा है, एक डीड बना के, ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकता है, उसको बोलते हैं वक्फ नामा। क्या बोलते हैं उसको? वक्फ नामा। प्यारे बच्चों, वक्फ क्या है? वक्फ वक्फ एक ऐसा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है जिसमें एक मुस्लिम पर्सन अपनी संपत्ति अल्लाह के नाम पर डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है? अल्लाह के नाम पर डोनेट कर रहा है, वो होता है वक्फ। तो वक्फ क्या है? इट इज द डोनेशन ऑफ इमूवेबल और मूवेबल, डजंट मैटर कि मूवेबल हो या इमूवेबल हो, घर हो, कुछ भी हो, वो अल्लाह के नाम पे हमने, उसके ऑनर कौन बन गया? अब हु विल बी द ऑनर? गॉड, इन द नेम ऑफ गॉड। अल्लाह के नाम पर वो प्रॉपर्टी है, ऑनर गॉड है। अब गॉड के नाम पे दे दी, बट फॉर व्हाट पर्पसेस इट विल बी यूज्ड? क्योंकि भगवान तो आके रहेंगे नहीं उसके अंदर, कि मैं अब यहाँ पर रहूंगा, ये मेरे नाम पर है। फॉर व्हाट पर्पसेस इट विल बी यूज्ड? It will be used for religious purposes, for charitable purposes, for even कि for this आप कह सकते हैं कि for private purpose also। समझ में आई? For private purpose। तो वक्फ समझ गए आप? वक्फ क्या है? It is the kind of transfer of property in the name of God, and it will be used for religious, charitable or प्राइवेट पर्पसेस। यहां तक तो समझ में आ गया हमें वक्फ क्या है। अब आगे देखते हैं। ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड टू बिलोंग टू द गॉड व्हाइल इट्स बेनिफिट्स आर डायरेक्टेड टू द स्पेसिफाइड पर्पसेस। देखो, गॉड के नाम पर ओनरशिप चली गई है, अब गॉड क्या करेंगे प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टी में से इनकम भी आ रही होगी, शायद शायद वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो जिसको किराए पे दे गया था वो बंदा, वहां से रेंटल इनकम आ रही है, बट वो कह रही है वक्फ के नाम पर दे दी मैंने, जो इनकम आएगी। अब उसको यूज किसके लिए करना है? रिलीजियस पर्पस के लिए। तो अगर आप मदरसा बना दो, मदरसा मतलब जहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, समझ में आई? और या फिर आप क्या बना दो? स्कूल बना दो, ठीक है, बच्चों के लिए। या क्या बना दो आप? हॉस्पिटल बना दो। या क्या बना दो आप? मस्जिद बना दो। क्या बना दो? मॉस्क बना दो, मस्जिद बना दो। तो वो एक चैरिटेबल पर्पस ही तो है, एक सोसाइटल पर्पस तो है उसका। और क्या कर सकते हो आप? एनी पर्पस जिससे लोगों के लिए रिलीजियस, चैरिटेबल, जो इस्लाम के अंदर जो पर्पसेस अलाउड हैं, कि उन चीजों के लिए उसको यूज किया जा सकता है। तो अगर वो बंदा एक लैंड दे गया था, उससे रेंटल इनकम नहीं आ रही, तो उसको ग्रेवयार्ड के लिए यूज कर लो। किसके लिए यूज कर लो? ग्रेवयार्ड के लिए यूज कर लो। तो यही है, इट द बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्टली टू द स्पेसिफाइड पर्पसेस। यहां तक समझ में आया ना? मूविंग अहेड, एस्टेब्लिशमेंट। अब आप देख सकते हैं कि वक्फ कैसे बन सकता है। वक्फ कैन बी एस्टेब्लिश थ्रू अ रिटन डीड, जिसको हम बोलते हैं वक्फनामा। क्या बोलते हैं? वक्फनामा बोलते हैं हम उसे। और वो लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है, या ओरली भी हो सकता है। ओरल बंदा कह गया कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी जो है वक्फ के नाम पे कर रहा हूँ। देन आगे, यूज एंड प्रॉपर्टी में बी रिकॉग्नाइज्ड एज वक्फ। इट हैज बीन यूज फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस ओवर एन एक्सटेंडेड। इसको बोलते हैं वक्फ बाय यूजर। क्या बोलते हैं इसको? वक्फ बाय यूजर। इसको ध्यान से सुनिए, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अभी इसको चैलेंज किया गया था। वक्फ बाय यूजर 1995 का जो लॉ था हमारा, वक्फ एक्ट 1995, उसमें वक्फ बाय यूजर को रिकॉग्नाइज किया गया था। वक्फ बाय यूजर क्या है? कि एक मुस्लिम बंदा था, उसकी प्रॉपर्टी थी, उसने कुछ डिक्लेरेशन नहीं दी, उसने कोई वक्फनामा नहीं बनाया, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, कोई ओरल भी नहीं करा, पर वो अपनी प्रॉपर्टी को पता किसके लिए यूज कर रहा था? यूज करना स्टार्ट हो गया चैरिटेबल पर्पस के लिए। मतलब कि वहां पर स्कूल खोल दिया उसने, कि वहां पर मस्जिद बना ली उसने। तो उसने उसको यूज करना, अपनी प्रॉपर्टी को यूज कर दिया फॉर स्टार्टेड यूजिंग हिज प्रॉपर्टी फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। तो मतलब यूजर यूज उसको इस तरीके से करेंगे चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो उसको भी वक्फ माना गया। इवन दो उस पर्सन ने कोई रिटन डॉक्यूमेंट, कोई ओरल डिक्लेरेशन नहीं की, बट उसको भी क्या मान ली गई? वक्फ की प्रॉपर्टी। अब क्या हुआ? जो नया लॉ आया 2025 वाला, नए लॉ के अंदर गवर्नमेंट ने वक्फ बाय यूजर को एलिमिनेट कर दिया है, उसको रिमूव कर दिया है वहां से। कह दिया है कि इंडिया के अंदर वक्फ बाय यूजर हो ही नहीं सकता। अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पर आपको देनी है, तो किसी को भी देनी है, तो पहले आप रिटन डॉक्यूमेंट बनाइए, ठीक है, और उसके बाद उसको रजिस्टर्ड करवाइए। इसका रीजन ये था कि भाई बहुत सारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो कि पब्लिक एसेट है, क्या है? लोगों की एसेट है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी किसकी है? जनता की प्रॉपर्टी है। उसको क्या करा कि काफी सारे वक्फ बोर्ड जो हैं, जैसे अभी एक एग्जांपल मैं देख रहा था, आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने सरकारी प्रॉपर्टी को
पूरे के पूरे 2 विलेजेस की प्रॉपर्टी को क्या डिक्लेयर कर दिया, वक्फ बाय यूजर, की इसको तो हम काफी देर से यूज कर रहे हैं जी, तो ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, कौन सी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। तो हो क्या रहा था, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर एनक्रोचमेंट हो रहा था, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे कब्जा हो रहा था, और उसको थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए जब यूज कर लिया तो वो डिक्लेयर कर देते थे कि ये क्या है, वक्फ बाय यूजर। चाहे उस बंदे ने डिक्लेयर की भी हो या ना की हो, उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को क्या बना दिया, वक्फ बाय यूजर। तो गवर्नमेंट ने बोला ये नहीं चलेगा आज के बाद, कि भाई अब अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ बनाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, पहले वक्फनामा रिटर्न में लेके आओ, उसको रजिस्टर्ड कराओ। जब रजिस्टर्ड कराने जाओगे तो पता चलेगा कि वो उसकी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। समझ में आ रही बात या नहीं, उसकी प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये सब चेक किया जाएगा। इसको चैलेंज किया गया था, उन्होंने बोला सर ये तो बहुत गलत है सर, वक्फ बाय यूजर इन्होंने हटा दिया सर। सर इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट, मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर 8 लाख प्रॉपर्टीज वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। कितनी है, 8 लाख प्रॉपर्टीज। आपको पता है वक्फ बोर्ड जो इंडिया के अंदर है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑनर ऑफ द लैंड, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर रेलवेज एंड आर्म्ड फोर्सेस। रेलवेज के पास सबसे ज्यादा जमीन है, ठीक है, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, और आर्म फोर्सेस और रेलवे को मिलाकर उनके पास सबसे ज्यादा। सेकंड नंबर पे किसके पास है, वक्फ के पास। अब ये जब वक्फ बाय यूजर उन्होंने हटा दिया है, तो कपिल सिब्बल और कोई एडवोकेट जो पिटिशनर की तरफ से आए हैं, इनकी तरफ से, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, इनकी तरफ से आए, इन्होंने चैलेंज किया इस लॉ को। उन्होंने बोला सर ये तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने बोला सर दिस इज वेरी डेंजरस। व्हाई, उन्होंने बोला इन इंडिया सर देयर आर 8 लाख प्रॉपर्टीज एंड ऑलमोस्ट 50% ऑफ द प्रॉपर्टीज आर वक्फ बाय यूजर्स। क्या है, वक्फ बाय, 50% worked by user, means there is no written document, nothing, just it is being used for the religious purposes। और वो प्रॉपर्टी चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे किसकी हो, बट वो यूज होती जा रही है, तो अब वो उसको क्या माना हुआ है, वक्फ प्रॉपर्टीज। तो कपिल सिब्बल ने बोला कि सर अगर अब इन्होंने ये जो लागू कर दिया है, इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दें। अगर रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट से, कि जितनी भी वक्फ बाय यूजर हैं वो हम तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो आप क्या लेके आओगे, रिटर्न डॉक्यूमेंट। वो कहते हैं सर 200 300 साल से पीछे मस्जिद दरगाह, सर दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद सर वो भी तो वक्फ बाय यूजर ही है सर, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। सर अगर आप इसको बैकडेट से इफेक्ट दे दोगे तो सर उनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट तो ये बोल देगी कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये सरकारी प्रॉपर्टी है। उन्होंने बोला ये सर बहुत डेंजरस चीज हो सकती है। तो कोर्ट ने बोला कि भाई जो गवर्नमेंट है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने बोला सर हम इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देंगे, मतलब कि जो अब तक इंडिया में वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज हैं वो वैसी ही रहेंगी, बट आने से अब आगे आने वाले टाइम पे जितनी भी वक्फ बनेगी प्रॉपर्टीज, उसको हमें क्या चाहिए, वक्फ बाय यूजर नहीं हम अलाउ करेंगे कि भाई यूज कर रहे हो तो भाई वो वक्फ की प्रॉपर्टी होगी, नहीं, आप हमें क्या चाहिए, रिटर्न डॉक्यूमेंट एंड रजिस्ट्रेशन। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड कर दिया, अपनी जजमेंट में क्या बोल दिया है कि वक्फ बाय यूजर को जो हटाया गया है ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्बिट्ररी नहीं है। उन्होंने बोला कि भाई अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है तो आपको रजिस्टर करवाना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है कि इसी लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन की बात की है, उन्होंने बात की थी 1995 का जो लॉ था उसमें भी रजिस्ट्रेशन की बात थी, उसमें भी बोला गया था, बट ये रजिस्टर करवाते नहीं थे। क्या नहीं करवाते थे, ये रजिस्टर करवाते नहीं थे। हालांकि अब ये तो उन्होंने बोल दिया कि सर हम इसको बैकडेट से इफेक्ट नहीं देंगे, ये बोल दिया कि कोर्ट को कहने के लिए भी सर आप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मत डिक्लेयर करो, हम बैकडेट से इसको इफेक्ट नहीं देंगे, तो अब तक जो प्रॉपर्टीज है उनको हम छेड़ेंगे नहीं। पर इसके अंदर ना कुछ और नई प्रोविजन है, 2025 वाला जो एक्ट आया है, इसमें क्या हुआ कि एक और प्रोविजन मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें नई प्रोविजन उन्होंने ऐड कर दी है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है और वो वक्फ की प्रॉपर्टी, और किसी ने ऑब्जेक्शन रेज कर दी कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, क्या है ये, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। अब चाहे वो वक्फ बाय यूजर से आई हो वो प्रॉपर्टी, चाहे रिटर्न डॉक्यूमेंट से बनी हो, वक्फ डजंट मैटर, चाहे वो प्रॉपर्टी, जैसे ये प्रॉपर्टी है, मैंने ये प्रॉपर्टी, अब ये चाहे वक्फ बाय यूजर से वक्फ की प्रॉपर्टी बनी हो, चाहे रिटर्न डॉक्यूमेंट से वक्फनामा से बनी हो, डजंट मैटर। अगर इस प्रॉपर्टी पे किसी ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है, सर ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो ऑब्जेक्शन रेज हो गया, नाउ इट्स स्टेटस एज अ वक्फ प्रॉपर्टी विल बी टेकन अवे। मतलब जस्ट बाय रेजिंग ऑब्जेक्शन उसकी वक्फ का स्टेटस क्या कर लिया जाएगा, रिमूव, मतलब इट विल नो मोर बी ए वक्फ प्रॉपर्टी, ये वक्फ प्रॉपर्टी रहेगी नहीं। तो फिर क्या होगा, अब ये वक्फ का स्टेटस इसका हट जाएगा। अब क्या होगा, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी हायर रैंक का ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है डीसी, डीसी मतलब जो शहर का डिस्ट्रिक्ट का डीसी होता है, उससे भी थोड़ा हायर रैंक का सेक्रेटरी लेवल का बंदा, वो इंक्वायरी करेगा। अब क्योंकि ऑब्जेक्शन रेज होगी तो वो क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। अगर उसने बोल दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ नहीं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो बस उसे क्या मान लिया जाएगा, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा।
और उसके बाद वो पर्सन जो डीसी से हायर रैंक का बंदा है वो वक्फ बोर्ड को ऑर्डर करेगा कि अपने रिकॉर्ड से इसको डिलीट करो और उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी शो कर दिया जाएगा। इसको चैलेंज भी किया गया, उन्होंने बोला सर ये तो सेक्शन 3C है, ये नए एक्ट में कौन सा है, सेक्शन 3C। उन्होंने बोला सर ये तो बहुत ही गलत तरी, ये क्या बात हुई भाई, डीसी तो एक ब्यूरोक्रेट है, क्या है, एक ब्यूरोक्रेट है। और आपको सेपरेशन ऑफ पावर्स का डॉक्ट्रिन पता है आपको, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दे आर द 3 डिफरेंट पिलर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। भाई अगर किसी प्रॉपर्टी के टाइटल का मसला है, टाइटल मतलब कि कौन है मालिक, इसका वक्फ भी प्रॉपर्टी है या प्राइवेट, तो ये किसकी ड्यूटी है, जुडिशरी की ड्यूटी है, किसकी है, तो ये नया लॉ इसको पावर किसको दे रहा है डिसाइड करने की, एक एग्जीक्यूटिव को, एक ब्यूरोक्रेट को। उसने बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है, बस उस वही डिसाइड करेगा। भाई ये तो जज का काम होता है, किसका काम होता है, ये जज का। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इसको सुप्रीम कोर्ट ने यूजर वक्फ बाय यूजर को जो डिलीट हुई है प्रोविजन, उसको अपहेल्ड किया है कि ठीक है डिलीट हो गई, आज के बाद जितनी भी प्रॉपर्टीज आएंगे उसको आप रजिस्टर करवाइए। पर ये वाला जो मैं आपको बता रहा था कि इस तरीके से भी तो हो सकता था, गड़बड़ हो सकती थी कि नहीं गड़बड़, वर्क बाय यूजर चलो रख लिए, हटा दिया, कोई डजंट मैटर। पर जैसे किसी ने ऑब्जेक्शन रेज करी कि ये वाली प्रॉपर्टी वक्त भी नहीं है, बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन लेके आएंगे ना कि सर ये तो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सर ये तो गवर्नमेंट की आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट 2 विलेजेस की लैंड वक्फ बोर्ड ने वक्फ डिक्लेयर कर दी, आंध्र प्रदेश सरकार वक्फ से वापस नहीं ले पाई। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट तक उन्होंने वो करी अपील, वो वापस नहीं ले भाई, क्योंकि 1995 के एक्ट में कुछ ऐसी प्रोविजंस भी थी जिसकी वजह से इसका मिसयूज भी हो रहा था। आ रही बात समझ। तो यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि द फाइनल डिसीजन विल बी दैट ऑफ द फाइनल डिसीजन विल बी दैट ऑफ किसका, वक्फ वक्फ ट्रिब्यूनल, किसका, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल है ना, ट्रिब्यूनल होता है, ट्रिब्यूनल देखो क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है, कौन सी होती है, देखो एक कोर्ट होता है, एक क्या होता है, ट्रिब्यूनल। कोर्ट ने बोला कि ये डीसी साहब जो है ना ये नहीं डिसाइड करेंगे, ये नहीं डिसाइड करेंगे। हाँ अगर ऑब्जेक्शन रेज हो गई तो डीसी साहब अपनी इंक्वायरी करें, इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट दें, बट वो ये नहीं डिक्लेयर कर सकते कि भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट की है। अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, उसके बाद काम किसका है, वक्फ ट्रिब्यूनल का। वक्फ ट्रिब्यूनल में जाइए, वक्फ ट्रिब्यूनल में कौन बैठा होगा, प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का जज साहब बैठे होंगे या फॉर्मर रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज बैठे होंगे, और साथ ही साथ उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बंदा, मतलब जो जिले का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो भी बैठा होगा। तो वक्फ ट्रिब्यूनल में कितने मेंबर हैं, सिर्फ 2। पहले कितने थे, 3 थे। पहले एक डिस्ट्रिक्ट जज, एक डीएम डीसी मतलब हो गया, और एक एमिनेंट मुस्लिम ज्यूरिस्ट, ठीक है, मुस्लिम इस्लाम धर्म से कोई मुस्लिम कम्युनिटी का कोई ज्यूरिस्ट, ज्यूरिस्ट मतलब जिसको नॉलेज होती काफी अच्छी, 3 लोग होते थे। अब क्या कर दिया, 3 से 2 कर दिया वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर। तो जज साहब तो है ना, है कि नहीं, तो जज साहब डिसाइड करेंगे कि नहीं करेंगे कि ये टाइटल है या नहीं। तो ये जुडिशरी का काम है कि डिसाइड करना कि किसकी प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो इसको स्टे कर दिया है, इसको रोक लगा दी है, बोला कि ये क्या है, आर्बिट्रेरी है, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आई बात या नहीं, ये समझो मेरी बातें, आगे चले फिर। तो ये वक्फ बाय यूजर का मसला समझ में आया, वक्फ बाय यूजर का। आगे चलिए, इरेवोकेबिलिटी, वंस अ प्रॉपर्टी इज डेजिग्नेटेड एज वक्फ इट कैन नॉट बी रिक्लेम्ड। एक बार आपने वक्फ डिक्लेयर करी, बाद में आप वापस नहीं ले सकते उसको, ठीक है। बाकी फिर वो प्रॉपर्टी किसकी बन जाएगी, वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगी। उसको मैनेज कौन करेगा, मुतावली, कौन करेगा, एक बंदा होता है जिसका नाम क्या होता है, मुतावली, जिसको हम केयर टेकर बोलते हैं। वक्फ बोर्ड आगे उसको एलिनेट कर सकता है, जैसे मर्जी कर सकता है, बट जिस बंदे ने एक बार दे दी वो दोबारा उसको रिक्लेम नहीं कर सकता। देन आगे है, हाउएवर नॉट ऑल इस्लामिक कंट्रीज, देखो वक्फ का कॉन्सेप्ट सारे इस्लामिक कंट्रीज में नहीं है। अगर आप देखोगे तो टर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट के अंदर नहीं है, सूडान के अंदर नहीं है, सीरिया के अंदर नहीं है, इनके अंदर नहीं है, इराक के अंदर नहीं है। देखो आप, इराक के अंदर भी वक्फ का कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया हैज वक्फ बोर्ड एज लार्जेस्ट अर्बन लैंड ओनर्स विद लीगल प्रोटेक्शन अंडर द एक्ट। लार्जेस्ट अर्बन लैंड ओनर्स वक्फ बोर्ड्स इन इंडिया ओवरसी अप्रोक्सीमेटली कितनी, 8.7 लाख प्रॉपर्टीज, आई टोल्ड यू, एंड 9.4 लाख एकर्स। अगर देखोगे इसको एकर्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो 9.4 लाख एकर्स, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1.2 लाख करोड़। फर्दर वक्फ बोर्ड इज द लार्जेस्ट लैंड ओनर इन इंडिया आफ्टर द, क्या लिखा है यहाँ पर, आर्म्ड फोर्सेज एंड इंडियन रेलवेज। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इट इज टिपिकली मैनेज्ड बाय अ, कौन है, मुतावली, केयरटेकर। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, इसका नेम जो है ना, इसका नेम है उम्मीद एक्ट। क्या है इसका नाम, उम्मीद, याद रखना है इसका नाम क्या है, उम्मीद एक्ट। इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, उम्मीद एक्ट। इसको याद रखना है। पास इन द पार्लियामेंट इन अप्रैल 2025, it proposes significant changes to the governance and management of waqf properties in India,
दिस लेजिस्लेशन सीक्स टू अमेंड द वक्फ एक्ट। ये याद रखना है कि किसको अमेंड किया है, वक्फ एक्ट 1995 को अमेंड किया है। बेटे सबसे पहले इंडिया के अगर हम ट्रैक करें कि सर इंडिया में वक्फ को मैनेज करने के लिए लॉ सर क्या 1995 में ही आया था सबसे पहले, आंसर इज नो। ये लॉ जो है इवन बिफोर इंडिपेंडेंस भी था हमारे पास। अगर हम चेक करें तो ये लॉ कब आया था, आप देखिए ये दिल्ली सल्तनत का जब रूल था ना इंडिया में, ठीक है, तो उस टाइम पे मुगल्स का रूल था। तो दिल्ली सल्तनत जब थी उस टाइम सुल्तान म्यूजुद्दीन जो था, इसने सबसे पहले दो विलेजेस जो है मुल्तान जामा मस्जिद के नाम पर वक्फ के नाम पर दे दिए थे। तो उस टाइम से ये शुरू हुआ है। एंड फाइनली उसके बाद मुगल प्रॉपर्टीज है, मुगल के टाइम पे भी ये देते रहे। आगे जब ब्रिटिशर्स आ गए तो ब्रिटिशर्स ने 19 सेंचुरी के अंदर बोला कि ये तो, इसको क्रिटिसाइज किया, वक्फ को क्या किया, इसको क्रिटिसाइज करा ब्रिटिशर्स ने। बट फाइनली उन्होंने एक लॉ पास किया जिसका क्या नाम था, मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि विच वाज द फर्स्ट लॉ रेगुलेटिंग द वक्फ प्रॉपर्टीज इन इंडिया, तो आप टिक करेंगे मुसलमान वक्फ। अगर आया आफ्टर इंडिपेंडेंस तो आंसर अलग होगा। अगर वैसे अगर आएगा सबसे पहला तो ये था एक्ट ऑफ 1913। उसके बाद 1923 में भी आया एक एक्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आ तो गया, बार बार क्यों आ रहा है, भाई चेंजेस करें ना, इंप्रूवमेंट करनी है। 23 में भी आया, 1930 में भी आया, फिर 19 आपका 54 में, आई थिंक इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट था वो कौन सा था, 1954 वाला, अभी चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो 1954 में आया था, चेक करो आया कि नहीं आया, देखो 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस 1954 में है। तो ये हमारी पार्लियामेंट ने पास किया होगा, वो ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे लागू किया था। 1954 was introduced to regulate and manage वक्फ property across India. It established the Central Waqf Council of India. तो पहली बार वक्फ काउंसिल बना दी, वक्फ काउंसिल। प्यारे बच्चों, जो नया एक्ट आया वक्फ काउंसिल के अंदर ना 22, आई थिंक 22 मेंबर्स हैं टोटल। कितने हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर, कितने मेंबर्स हैं, 22 वक्फ काउंसिल है ना, सेंट्रल वक्फ काउंसिल। हर स्टेट के अंदर स्टेट वक्फ बोर्ड भी है, क्या है, स्टेट वक्फ बोर्ड भी है। उसके अंदर 11 मेंबर होते हैं और सेंट्रल में कितने होते हैं, 22 होते हैं। और जो नया लॉ आया 2025 का, उन्होंने बोल दिया कि इसके अंदर नॉन मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स भी होने चाहिए, नॉन मुस्लिम्स, तो उन्होंने नॉन मुस्लिम भी होने चाहिए। इसको भी पिटीशन में चैलेंज किया कि सर वक्फ प्रॉपर्टीज हमारा रिलीजियस मैटर, क्या है हमारा, सर ये तो हमारे धर्म का मैटर है ना। और कौन सा मैटर है बताओ, आर्टिकल आर्टिकल 26, आर्टिकल क्या है 26, राइट टू मैनेज आर ऑन रिलीजियस प्रॉपर्टीज एंड डिनोमिनेशन। समझ में आया, हमें आर्टिकल 26 कॉन्स्टिट्यूशन का है। उन्होंने बोला सर ये तो हमारा राइट है ना, बीच में नॉन मुस्लिम्स कहां से ऐड कर दिए इन्होंने, सरकार ने 2025 के एक्ट में। और 22 में से पता कितने रिकमेंडेशन इन्होंने लिखा था, 22 में से 12 नॉन मुस्लिम्स होंगे, कितने, 22 में से 12 जो हैं नॉन मुस्लिम्स होंगे। जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अब जो जजमेंट दिया उसमें बोल दिया है कि 12 नहीं हो सकते, कितने हो सकते हैं, 4। कितने होंगे, 4 होंगे। स्टेट वक्फ बोर्ड जो है, स्टेट वक्फ बोर्ड, उसमें 11 मेंबर्स होते हैं टोटल। उसमें से इन्होंने बोला था कि आई थिंक 7 मेंबर्स कौन होंगे, नॉन मुस्लिम्स होंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला 7 ही, 3 होंगे, कितने होंगे, 3। जो जजमेंट आई है उन्होंने बोला 3 होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। उसके बाद वुमेन्स को भी इन्होंने, तो वो तो इंक्लूसिविटी है, वो तो बहुत अच्छी बात है, क्या है, मुस्लिम वुमेन्स को भी तो बोर्ड का मेंबर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इंक्लूसिविटी। क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है वो, इंक्लूसिविटी। देन उसके बाद वक्फ एक्ट, ये आपका आ गया वक्फ एक्ट। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू स्ट्रेंथन द मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज 1995। तो ये लेजिस्लेशन आ गई। अब 2025 में क्या क्या की चेंजेस आए हैं, तो अगर हम की चेंजेस देखें, इसके पहला तो इसका नेम बदल दिया जो हमने नोट डाउन कर लिया, अमीर एक्ट। देन इंक्लूजन ऑफ, क्या लिखा है, नॉन मुस्लिम मेंबर्स, ये भी मैंने आपको बता दिया कि 4 कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 3 कर दिया वक्फ बोर्ड के अंदर। देन वक्फ बाय यूजर, यूजर क्या हो गया है, रिमूव हो गया है, नए लॉ में रिमूव कर दिया ना। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि ठीक है रिमूव होना भी चाहिए, क्योंकि अब आप यूज करके सिर्फ उसको वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए नहीं कर सकते, आपको क्या चाहिए, रिटर्न रजिस्ट्रेशन चाहिए। एंड इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस वेयर अ प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलते हैं, वक्फ बाय यूजर। इट इज अ प्रैक्टिस वेयर अ प्रॉपर्टी सच एज मॉस्क, दरगाह, ग्रेवयार्ड, कम्युनिटी किचन इज ट्रीटेड एज वक्फ नॉट बिकॉज ऑफ फॉर्मल रिटन डीड बट बिकॉज इट हैज बीन कंसिस्टेंटली ओपनली यूज्ड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस फॉर अ लॉन्ग पीरियड। द कंसेप्ट वाज लीगली रिकॉग्नाइज्ड थ्रू द कोर्ट रूलिंग्स। तो वक्फ बाय यूजर को रिकॉग्नाइज भी किया लॉ ने कि बिल्कुल ठीक है ये। और इवन की 2013 का एक्ट, यूपीए गवर्नमेंट जो उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया कि ठीक है बिल्कुल। बट ये सरकार जो अब नया बिल लेके आई, उन्होंने बोला ये ठीक है नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है नहीं है, क्योंकि आपको रजिस्टर करवाना ही चाहिए।
और इन इस्लामिक लॉ द डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी एज वक्फ वाज लार्जली डन वर्बली। अभी देखो ये कह रहे हैं वर्बली होता आया काफी समय से। अमेंडमेंट एक्ट बाय ओमिटिंग, अब ये जो नया अमेंडमेंट आया इसने ओमिट कर दी ये वक्फ बाय यूजर वाला। तो इट मेक वक्फ प्रॉपर्टी सस्पेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ, सस्पेक्ट हो गया कि नहीं बोलो। अगर जिस प्रॉपर्टी की रिटन डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो हम बोलेंगे ये तो सस्पेक्ट है, ये तो वक्फ हो नहीं सकती, ये तो सरकारी हो सकती है, या कोई और हो सकती है। बोलो नाउ इट हैज मेक द वक्फ प्रॉपर्टी क्या बना दिया, अ सस्पेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ अ वैलिड, क्या लिखा है, वक्फनामा, ओपन टू इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट, रेजिंग ऑफ लैंड डिस्प्यूट्स बाय प्राइवेट एंटिटीज। अब डिस्प्यूट अराइज हो जाएंगे। नाउ अ सीनियर एडवोकेट, आपको पता, कपिल सिब्बल रिप्रेजेंटिंग द पिटिशनर, इन्होंने क्या बोला, सर मैनी ऑफ दीज वर्क्स वर क्रिएटेड 100 years ago सर, टिल नाउ टिल दे विल नाउ आस्क फॉर अ वक्फ डीड फॉर अ 300 year ऑफ प्रॉपर्टी, बोलेंगे लेके आओ इसकी 300 साल पुरानी वाली। एंड दैट्स द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द सीनियर एडवोकेट मनु सिंघवी आल्सो रिप्रेजेंटिंग द हाफ ऑफ द, उन्होंने बोला 8 लाख प्रॉपर्टीज में से हाफ तो सर वक्फ बाय यूजर्स हैं, इसका क्या करेंगे हम। तो उन्होंने बोला कि पहले वक्फ बाय यूजर क्यों चलता था भाई। उन्होंने बोला सर पहले लैंड रिकॉर्ड्स नहीं होते थे। क्या नहीं होते थे पहले, लैंड रिकॉर्ड्स नहीं होते थे। तो सर क्या वक्फनामा डॉक्यूमेंटेशन के ही कोई प्रोविजंस नहीं थी, तो बाय यूजर ही होता था पहले, क्या होता था, बाय यूजर ही होता था। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी आपको मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देंगे, तो जो ऑलरेडी है उनको हम छेड़ेंगे नहीं। देन रिमूवल ऑफ सेक्शन 40 हटा दिया, सेक्शन 40 हटा दिया 1995। इससे क्या होगा, सेक्शन 40 मींस इन्होंने क्या किया कि पहले क्या था, सेक्शन 40 जो था ना, वक्फ बोर्ड को ऑटोनॉमी देता था कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकता है कि ये क्या है। ये तो बहुत ही आर्बिट्ररी पावर नहीं है। वक्फ बोर्ड अगर मान लो कल को मेरा खाली प्लॉट पड़ा है, वहां पर बोले ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, सेक्शन 40 पावर देता है कि जिसको मर्जी को क्या डिक्लेयर कर दो आप, वक्फ की प्रॉपर्टी। इसको हटा दिया, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, बोलो यस और नो, ये तो हटना चाहिए था। आगे देखिए, ट्रस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वक्फ। अब एक कोई होता है मुस्लिम जो पर्सन है, उसने ट्रस्ट बना दिया, ट्रस्ट की एक होता है ट्रस्ट बना दिया कि ये ट्रस्ट, उसका ट्रस्टी बना दिया और बता दिया कि ट्रस्ट का मेन पर्पस है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको उनकी सेवा करना एंड ऑल दैट, वो सारे कर दिया। तो उन्होंने बोला ट्रस्ट नहीं, गवर्नमेंट ने बोला कि ट्रस्ट वाली प्रॉपर्टीज को हम वक्फ वाली प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, हमें तो प्रॉपरली क्या चाहिए, वक्फ, वक्फनामा, उनको ही हम वक्फ की प्रॉपर्टीज मानेंगे। समझ में आई। देन अब ये नई एक प्रोविजन क्या थी इन्होंने डाल दी कि एक मुस्लिम पर्सन कर सकता है ना डोनेट। उन्होंने बोला मुस्लिम भी वो जिसको एटलीस्ट कितने साल हो गए हैं, 5 years, कितने हो गए प्रैक्टिस करते हुए, एटलीस्ट 5 years वो इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया है, ये नई प्रोविजन ऐड हुई थी, इसको स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये ठीक है, आप कह रहे हो, देखो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि इसका ना एक फायदा है। 5 साल के पीछे क्यों लगाया गवर्नमेंट ने कि एटलीस्ट 5 साल हो जाए इस्लाम, उसको इस्लाम प्रैक्टिस करते हुए, क्यों, क्योंकि क्या होता था कि जैसे मान लो कि मैं एक मुस्लिम पर्सन हूँ और मुझे किसी लोगों के पैसे देने हैं, क्रेडिटर्स हैं मेरे, मैंने उधार लिया हुआ है, और वो मेरे ऊपर केस वगैरह कुछ भी करेंगे और अपनी पैसे लेने की कोशिश करेंगे और मेरी प्रॉपर्टी अटैच करेगी सरकार, करके उसको बेच के उनके पैसे देगी, बोलो यस और नो, करेगी ना। वो क्या करता था बंदा, बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को किसके नाम पे कर देता था, वक्फ के नाम पे, जाओ गॉड के नाम पे होगी, अब मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है सर कोई, तो उनके क्रेडिटर्स डिफ्रॉड हो गए ना। तो उन्होंने बोला सर ऐसे लोग जो है इसका मिसयूज करते थे, जैसे कुछ आया तुरंत कर दिया क्या, मतलब पहले मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट हो गए तुरंत क्या कर दी, प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पे कर दी। सर ये तो बहुत गलत है, इसलिए उन्होंने बोला कि एटलीस्ट कितने साल हो गए हो, 5 साल उसको इस्लाम धर्म को प्रैक्टिस करते हो गए हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंटेंशन बहुत अच्छी है इस प्रोविजन की, इंटेंशन बुरी नहीं है, फिर यहाँ पर स्टे क्यों लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे इसलिए लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप ये मैकेनिज्म तो बताओ कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रैक्टिसिंग इस्लाम, क्या पता प्रैक्टिसिंग का क्या मतलब है कि 5 साल, और आप कैसे जज करोगे कि ये पिछले 5 सालों से प्रैक्टिस कर रहा है। इसलिए उन्होंने बोला कि जब तक आप हमें प्रॉपर मैकेनिज्म प्रोसीजर नहीं बताते तब तक हम इसको क्या लगा रहे हैं, स्टे लगा रहे हैं। देन आगे प्रोटेक्शन ऑफ, अब ये भी बड़ा अच्छा इन्होंने प्रोविजन 2025 में गवर्नमेंट बहुत अच्छी प्रोविजन लेके आई है इस लॉ के अंदर। उन्होंने बोला कि यार एक बंदा, ये चैरिटी बिगिंस एट होम, क्या होता है चैरिटी बिगिंस एट, मतलब लोगों का भला करने चले, पहले घर में तो देख लें, बोलो यस और नो। अब एक बंदा बोले मैं वक्फ पे नाम पे कर रहा हूँ जी प्रॉपर्टी, और बच्चे पीछे वाइफ वो बिलक बिलक के सड़कों पे मतलब सड़कों पे आ जाएं, उसका कोई मतलब फायदा है क्या। उन्होंने बोला कि आप वक्फ करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी वाइफ को अपने बच्चों को जो मिनिमम प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस उनमें मिलनी चाहिए वो तो उनको मिलेगी, अगर उनको मिनिमम नहीं मिल रही तो आप वक्फ नहीं कर सकते। उसके बाद प्रॉपर्टी उतनी है तो मिनिमम पहले उनका हिस्सा दे दो, उसके बाद जिसको जो करना है करो, जो चैरिटी करनी है करो। तो ये बहुत अच्छी चीज है। दिस एंश्योर्स दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन मस्ट रिसीव द राइटफुल इनहेरिटेंस बिफोर एनी प्रॉपर्टी इज डिक्लेयर्ड एज वक्फ।
with special safeguards for widows, divorced women and orphans. Then application of limitation act, ये बहुत अच्छा काम कर दिया 1963। लिमिटेशन एक्ट पता क्या होता है? हमारे इंडिया में एक लिमिटेशन एक्ट है। लिमिटेशन एक्ट ये कहता है, लिमिटेशन एक्ट कहता है कि भाई भी किसी भी आपका कोई डिस्प्यूट है, कोई भी डिस्प्यूट, अगर आपका कोई डिस्प्यूट है तो उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए ना, आप कब केस फाइल करोगे? अब मान लो कि मैंने आपसे पैसे लिए थे, मैं आपके पैसे नहीं दे रहा, तो आप मेरे ऊपर सूट करोगे ना, रिकवरी ऑफ मनी का करोगे ना, कि मेरे पैसे वापस दिलवाए जाए। और कब करोगे? आप बोलोगे सर पहले मैं लॉ कर लेती हूँ फिर करूंगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। फिर आप जॉब कर लेती हूँ फिर करूंगी। जब रिटायर हो गए ना, अब मैं वेली हो गई हूँ, हाँ सर वो मेरे पैसे 50 साल पहले ही वो लाओ मेरे पैसे। क्या 50 साल तक आप ऐसे वेट करा सकते हो सूट? भाई तब तक तो आधे विटनेस ही मर जाएंगे क्या आएंगे आधे, और सारे एविडेंस भी तब तक खत्म हो जाएंगे। तो लिमिटेशन लॉ का मतलब है कि आपके, अगर आपके पास कोई आपके राइट का वायलेशन हुआ है तो यू शुड एनफोर्स योर राइट विद अ रीजनेबल टाइम। भी आप कोर्ट में आइए अपना सूट लेके विद इन अ रीजनेबल टाइम। डोंट स्लीप ओवर योर राइट्स, ऐसे सो जाओ कि जब दिल करे आ जाओ, ऐसा नहीं। अब क्या हुआ, पहले वक्त के ऊपर लिमिटेशन एक्ट नहीं लगता था। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अब जैसे वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, किसी ने वक्फ की बोर्ड की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, तो वक्फ बोर्ड जो है केस कर सकता है उस बंदे के ऊपर, सर ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, क्या है ये। अब क्या होता था, वक्फ बोर्ड 20 साल बाद भी केस कर देता था ये हमारी है, 50 साल बाद भी केस। उन्होंने बोला ऐसा नहीं चलेगा भैया, आपके ऊपर लिमिटेशन लगे। अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि ये आपकी प्रॉपर्टी है तो आप उसके ऊपर कोर्ट के अंदर टाइम बाउंड मैनर के अंदर कोर्ट के अंदर जाके या वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर जाके क्या करिए, अपने यहाँ क्लेम डालिए कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, इन्होंने एनक्रोच कर रखी है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है जमीन, उसके लिए लिमिटेशन पीरियड 12 साल का होता है। कितना होता है? 12 ईयर्स का लिमिटेशन पीरियड होता है। कितना ईयर्स का होता है? 12 ईयर्स का होता है। देन कॉम्पोजिशन ऑफ वक्फ ट्रिब्यूनल, तो मैंने आपको बोला था पहले 3 मेंबर्स होते थे, अब 2 ही मेंबर्स हैं। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा बताओ? भाई ऑफिसर ऑफ अ रैंक हायर देन ऑफ अ क्या, कलेक्टर। बट ये प्रोविजन 3C सेक्शन क्या कर दिया है, स्टे कर दिया है कि इन्वेस्टिगेट कर ले बट डिसाइड नहीं कर सकता वो कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर चेंज भी नहीं करवा सकता। देन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन केसेस ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल विल हैव द, क्या लिखा है यहाँ पर, विल हैव द फाइनल अथॉरिटी। ये स्टे हो गया है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है, बट ये क्या हो गया है, स्टे हो गया है कि वो डिसाइड नहीं करेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कौन करेगा? वक्फ ट्रिब्यूनल। कौन करेगा? वक्फ ट्रिब्यूनल। देन अपील मैकेनिज्म भी कर दिया इन्होंने कि वक्फ ट्रिब्यूनल का अगर आप उसके फैसले से खुश नहीं हो, तो वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले से आप खुश नहीं हो और वक्फ ट्रिब्यूनल ने मान लो कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, फिर कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट। कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट में जाओगे। यहाँ लिखा देखो आप कहाँ जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट में उसके डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं हम। देन एनहांस ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी यही है कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है, मुतावली जो है, सब प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करवाओ भाई। आप जितनी भी हैं सबको क्या करवाओ, रजिस्टर्स करवाओ। देन दिस इज ऑल अबाउट वक्फ। जो चेंजेस आए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चेंजेस, आई हैव डिस्कस दोज चेंजेस विद यू। सुप्रीम कोर्ट ने किसको स्टे लगाया, क्या लगाया। अब द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स दैट आई हैव सेंट टू यू, इन एवरी न्यूज़पेपर आप जाइए, उसको मैंने मार्क किया हुआ है। जितने भी वक्त के टॉपिक्स हैं उसके अंदर सब पे मेरे मार्क चले हुए हैं। आप उसको पढ़िए, अब आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अब आपको सारा समझ में आएगा कि क्या चेंज आया है, क्या चेंज हुए हैं। हिस्ट्री ट्रैक आपको हो जाएगी। और एडिटोरियल्स भी पढ़िए क्योंकि आज का टाइम पूरा होता है, तो इसलिए मुझे यहाँ स्टे करना पड़ेगा, ठीक है, स्टॉप करना पड़ेगा, नॉट स्टे, ठीक है।